हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः आप लोगों का सुप्रिया और सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज आप लोगों को क्लास 10 का जो है जीव विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या तथ्य कह लीजिए बताने के लिए आज जा रहे हैं। और ये जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, टॉपिक वाइज है 300 बार। तो बहुत दिनों के बाद आज जो है पुनः, क्योंकि अभी एग्जाम का समय है और आप लोग जानते हैं कि जनवरी तो और ज़्यादा, यानी कि जनवरी में और ज़्यादा कर लीजिए खाली एग्जाम ही है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप देखें बीएसएससी का, फिर आगे आप लोग का होगा, उसके बाद इंटर सब वगैरह, हर एग्जाम में जनवरी में ज़्यादातर एक तरह से कर दीजिए कि जनवरी जो है एग्जाम का महीना कर लीजिए, वो भी सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य, यानी कि ये जो है आपको टॉपिक वाइज बिंदुवार बताने के लिए एक लाइन वार प्रश्न और उसमें आंसर छिपा हुआ है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं विषय जीव विज्ञान, ठीक है, और क्लास 10 का है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है स्वकोशी पौधों में, यानी कि स्वकोशी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। यानी कि स्वकोशी जो पौधा होता है उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, यानी कि वो जो है प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, यानी कि हरा पौधा। और जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग जानते हैं हरे पौधे में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में यानी कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। और जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो अवशोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखिए आप स्वकोशी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है और बाकी पौधों में नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कहता है वायुमंडल से पत्तियां CO2 रंध्र द्वारा ग्रहण करती है। रंध्र मतलब क्या हो, छिद्र, यानी कि जो इसको कह लीजिए एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है, वातावरण है, उससे जो क्या करता है पत्तियों में जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमाटा कह लीजिए, रंध्र कह लीजिए, उसी के द्वारा क्या करता है CO2 ग्रहण करता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट आप देखिए, सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी कि पौधे के पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषित करना मतलब हुआ अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास में पानी ले लेते हैं और पानी में अगर हम क्या करेंगे चीनी को डालेंगे, धीरे धीरे चीनी क्या होगा, घुलेगा, लेकिन पानी को क्या करेगा अपने में अवशोषित करते जाएगा, सोखते जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए श्वसन एक अपचायी क्रिया है। श्वसन कौन सी क्रिया है, अपचायी। आप पढ़ेंगे उपचयन अपचयन, ठीक है, तो उसी तरह से श्वसन जो है अपचायी क्रिया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। मृदा मतलब मिट्टी जो है अपने जल का अवशोषण मूल रोम यानी कि जड़, रोम मतलब ये क्या हो रहा है, जड़ हो रहा है, यानी कि मूल जड़ जो होता है उसका, उसी के द्वारा पानी का अवशोषण करता है, वो अपने में खींचता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर आप फसल वगैरह सब लगाते हैं, मकई वगैरह सब लगाते हैं गौसन में, तो आप देखते हैं क्या कहता है मकई पटवई, ठीक है ना, तो क्या होता है मिट्टी के में जो हम लोग पानी छोड़ देते हैं खेतों में, और क्या होता है जड़ के द्वारा वो क्या करता है अवशोषित कर लेता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए कहता है नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क यानी कि नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। वृक्क को यहाँ पे समझते हैं, वृक्क जो हुआ जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, और प्रत्येक मनुष्य में 2 गो किडनी पाया जाता है। अगर किसी कारणवश एक वृक्क असफल हो गया या खराब हो गया तो भी जो क्या होगा वो लोग अपना मतलब कार्य, उसका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। अगर दोनों प्रकार के वृक्क खराब हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उस सर्जन की क्रिया नहीं होगी। वृक्क जो है काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, किस लिए, क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का एक प्रक्रिया है, ठीक ना, इसी कारण से जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। वृक्क जैव प्रक्रम में उत्सर्जन का एक हिस्सा है। तुरंत हम आपको बताएं वृक्क जो है वो जैव प्रक्रम के यानी कि उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकलने का एक प्रक्रिया है, ठीक है। आगे है आपका देखिए सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। सेरिब्रम कौन है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, सेरिब्रम है।
इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है कितना मंद बुद्धि है, कितना तेज है। जैसे मान लीजिए सवाल हल करते हैं परीक्षा में, कितना देखिएगा बच्चे सब सवाल हल करते हैं, कोई जो है सवाल को देखे और तुरंत कैलकुलेशन करके आंसर बता दिए, क्योंकि उसका मान लीजिए बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो भी आपको बताया सेरिब्रम उसका मजबूत है इसी कारण से। और जिसका मजबूत नहीं रहता वो क्या होता है, कैलकुलेशन करेगा। कितना बच्चा को देखिएगा, अगर आप उससे क्वेश्चन करते हैं तो कुछ देर तक वो रिप्लाई करेगा, सर रुकिए ना बता रहे हैं, मतलब वो रिप्लाई नहीं कर पाता, सोच रहा है, दिमाग में कैलकुलेशन करता, लेट लगता है। जब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो क्या करता है, तुरंत आप क्वेश्चन किए जवाब दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो जेनेटिक्स आया है, उसका जो अनुवांशिक गुण आया है, उसी अनुसार पे क्या होता है, अपना कैलकुलेशन करके तुरंत जो आपको आंसर प्रोवाइड कर देता है। आगे बढ़ेंगे, यानी कि सेरिब्रम पर डिपेंड करता है बुद्धि के विश्लेषण। आगे है आपका देखिए, उत्पादकों को स्वपोषी भी कहा जाता है। वाजिब बात है ये तो। जैसे मान लीजिए कोई उत्पादन करता है, उसको स्वपोषी कहा जाता है। तो उत्पादन कौन कर सकते हैं, मतलब हरे पौधे वही उत्पादन कर सकते हैं, वही है स्वपोषी। बाकी तो जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी परपोषी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए आपका है, प्राथमिक उपभोक्ता सामान्यतः शाकाहारी होते हैं। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जो पहले नंबर में आते हैं, वो सामान्यतः नॉर्मली आपको जो है शाकाहारी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कर सकते हैं, पेड़ पौधा तो उत्पादक हो गया, तो प्राथमिक में आ गया जैसे आपका गाय, भैंस, बकरी, जिराफ, हिरन, ठीक ना, ये सब क्या है, स्वपोषी है। इसको जो है तो प्राथमिक में, सॉरी स्वपोषी नहीं है, इसको जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। गाय, भैंस, बकरी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक जो है उपभोक्ता की श्रेणी में कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है आहार श्रृंखला को विभिन्न स्तरों, मतलब आहार श्रृंखला जो है उसके विभिन्न स्तरों को कोषीय स्तर कहा जाता है। यानी कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को कोषीय स्तर कहा जाता है। यानी कि एक तरह से कहिएगा स्टेप बाय स्टेप होता है, इस तरह से होता है। आप जो है देख लीजिए यहाँ पे, इस तरह से होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इसी को जो है ना कोषीय स्तर, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस आधार पर बांटा जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को कोषीय स्तर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए DDT एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। यानी कि थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, DDT हुआ आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और इसी में हम आपको जानकारी दे दें, DDT का खोज किया था पॉल मुलर, ठीक ना, पॉल मुलर ने इसका खोज किया था। DDT क्या है, यह जो है एक प्रकार का, जब हम लोग कोई भी चीज रासायनिक छिड़काव करते हैं तो ये क्या है, ये मतलब उसका विघटन नहीं हो पाता है, घुल नहीं पाता है ये, ठीक ना, समाप्त नहीं हो पाता है। तो अनिम्नीकरण मतलब हुआ कि ये जो है विघटित नहीं हो सकता है। तो वैसा पदार्थ जो विघटित नहीं हो सकता है, जो सड़ गल नहीं सकता है, तो उसको हम लोग जैव अनिम्नीकरणीय की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कांच भी हो गया आपका, शीशा भी हो गया आपका, प्लास्टिक भी हो गया, ठीक ना, ये सभी चीजें क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। और जो विघटित हो जाए उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ करते हैं। जैसे सब्जी का छिलका हो गया आपका, घर के जो है जैसे गोबर वगैरह सब हो गया, ठीक ना, घरेलू चीज जैसे कपड़ा वगैरह सब हो गया जो विघटित हो जाता है। इसी कारण से देखिएगा सरकार सब जो है लगातार प्रयास कर रहा है प्लास्टिक को बैन करने का। कह रहा है मार्केट जाते हैं तो कपड़ा वाला बैग लेकर के जाइए, लेकिन क्या होगा, लोग धीरे धीरे इसके ऊपर प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक ना। लेकिन प्रयास जारी है ताकि क्या हो सकता है, मतलब मिट्टी को बचा सके हम लोग प्रदूषित होने से। आज क्या हो रहा है, कोई भी फसल लगाते हैं तुरंत उसके ऊपर स्प्रे कीजिए, नहीं तो कीड़ा लग जाता है। इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखिए वायुमंडल में CO2 0.03% पाया जाता है। यानी कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। यानी कि हरित लवक क्लोरोफिल, हरित लवक को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अमीबा अपनी कूटपाद की मदद से अपना भोजन करता है। यानी कि अमीबा जो है वो अपनी कूटपाद की मदद से अपना भोजन करता है।
ना, अपना भोजन ग्रहण करने के लिए उसको फुटपाथ का निर्माण करता है और तब जाकर के भोजन ग्रहण करता है। कहता हृदय के वेसों का शिथिलन डैश कर रहा है। हम लोग अगर शांति रूप से सोचेंगे और जब उसका जब अध्ययन करेंगे क्या होगा, सोचने के बाद क्या होगा, जब देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो है क्या हो, दिल धक धक करता है कि नहीं करता है, ऐसे करके भी पकड़ लेंगे चालू है। आदमी देखिएगा कि कोई भी डॉक्टर वगैरह सब जांच करता है, कैसे जांच करता है कि इसका धड़कन चालू है कि नहीं है, इसका जो है नाड़ी पकड़ के जांच करता है, तब जाकर के बोलता है आई एम सो सॉरी, तो चला गया। उसके बाद क्या होता है, उसके परिजन क्या होता है, रोने लगता है। यानी कि हृदय में जो होता है वो कंपन होते रहता है, वो रुकता नहीं है। और हृदय क्या करता है, यानी कि वो मतलब एक तरह से कहिए कि एनी टाइम हम लोग आप लोग क्या करते हैं, रेस्ट करने के लिए सो जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू रहता है, चालू रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए कहता है पौधों में जल का निष्कासन पत्तियों द्वारा होता है, यानी कि अपना सब देखिए जल का निष्कासन क्या होता है, मूत्र के द्वारा हो गया या थूक वगैरह भी करते हैं या पसीनों के द्वारा निकल जाता है। लेकिन पौधे भी मतलब क्या करते हैं, जल का निष्कासन करते हैं, किसके द्वारा, पत्तियों में उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जो है वो जल का निष्कासन कर देता है। निष्कासन मतलब बाहर निकल देता है। रेजिन उत्सर्जी पदार्थ चीड़ के पौधों से निकलता है। रेजिन जो है एक उत्सर्जी पदार्थ है जो चीड़ नामक वृक्ष का नाम है चीड़, उसी से प्राप्त होता है। आगे है आपका एफसीसी एसिड वृद्धि रोधक रसायन का काम करता है, यानी कि अगर हमको किसी भी वृक्ष को क्या करना है, उसके बढ़ने से रोकना, ठीक ना, किसी पत्ता को विलगन करना है, झड़ना है, गिरना है, मुरझाना है, तो उस समय क्या करेंगे, एफसीसी एसिड का प्रयोग करेंगे। एफसीसी एसिड का छिड़काव कर देंगे तो क्या होगा, वृक्ष जल जाएगा, गल जाएगा, ठीक ना, आगे नहीं बढ़ेगा। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। एथिलीन जो है, एथिलीन उसको फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यानी कि अभी आप देखिएगा आम वगैरह सब लोग तोड़ करके लाता है, तुरंत जो है आपको अति में लिक्विड में आने लगा, एथिलीन वगैरह सब कौन सी में आने लगा, लिक्विड में, द्रव में। वो एक बाल्टी पानी में उसको गिरा दिया, एक टिप्पी दवाई गिरा दिया, उसके बाद जब उसमें आम को गिरा दिया, कुछ देर के बाद निकाल लिया, आम क्या हुआ, पक गया, ठीक ना। इसी कारण से अभी के दौर में क्या है, इतना मतलब वैज्ञानिक वगैरह सब दवाई सब डेवलप हो गया है। आपको पता होगा कि अब यूरिया भी मिलेगा लिक्विड में, जो है ना 50 किलो का बोरा नहीं मिलेगा कुछ दिन के बाद। क्यों, क्योंकि एक तरह से वो वजन भी होता है, लोग कमजोर होते जा रहा है, उतना वजन उठाने में सक्षम नहीं है। आप देखिएगा चावल सबका बोरी 25 किलो का मिलता है, ठीक ना, धीरे धीरे छोटा छोटा पैकेट बना करके कर दिया है। तो यूरिया भी जो है ना लोग को एक जगह से दूसरे ले, उसके बाद क्या होता है, इससे ब्लैक मार्केटिंग भी घटेगा। यूरिया का मान लो बराबर गोदाम में जमा कर लेता है, बाद में महंगाई हो जाता है, वो ब्लैक करके बेचता है। तो सरकार इस पे निर्णय ले रही है, इसका खोज किया, लिक्विड में मिलेगा, 1 किलो मिलेगा, उसी से पानी में मिला करके छिट दीजिए, ठीक है ना, उससे लोग को आसानी मिलेगा। ये खोज हो गया, ठीक ना, बहुत जगह लॉन्च भी हो गया और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अब आपको क्वेश्चन में देगा कि हार्मोन कहां से स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक ना। एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन जो है वो एक तरह से कहिएगा नरलिंग हार्मोन भी कह सकते हैं और पुरुष हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट बनता है। यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। यानी कि ये जो था आपका लास्ट टॉपिक में यहाँ लिख दिए हैं, जायगोट बनता है। तो आज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा फोकस कर लीजिए कि परीक्षा उपयोगी तथ्य में क्लास 10th का और ज्यादातर हम मतलब बुक का एक तरह से निचोड़ बताए हैं आपको, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और आशा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो से ज्यादा लाभान्वित होंगे। और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आगे जो अभी आपका एग्जाम है तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब आप गिनती के हिसाब से आपका जो है जनवरी है, जनवरी माह के बाद फरवरी से तो एग्जाम स्टार्टिंग हो जाती है। अब ज्यादातर आप क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, बार बार प्रश्न को बनाइए, दोहराइए, वही आपका जो है अच्छा अंक लाने। और खास करके वो क्वेश्चन देखिए जो एनसीईआरटी पर आधारित है। ज्यादा जो है ना तरह तरह के बुक के फेरा में नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, वही जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, धन्यवाद।